नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुदेव में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर डेली आपको मॉक टेस्ट कराई जाती है। तो ये एसएससी जीडी, लेखपाल, पुलिस आदि के एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधा फंसेंगी। तो इसलिए समय बर्बाद ना करते हुए चलिएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा? तो जल्दी जल्दी अपने कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा। तो सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अग्नि शब्द का तद्भव जो होता है वो आग होता है दोस्तों, और अग्नि क्या है? ये तत्सम है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, मछली की समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मछली की समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो मछली की समान आंखों वाली के लिए कौन सा शब्द होगा? तो मीनाक्षी कहते हैं। मछली के समान होती हैं जिसकी आंखें, उसे क्या कहा जाता है? मीनाक्षी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सभी का प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, अनुप्रास है तो अनुप्रास किस प्रकार का अलंकार होता है? अर्थालंकार होता है, या शब्दालंकार होता है, या उभयालंकार होता है, या इनमें से कोई नहीं होता? तो अनुप्रास शब्द क्या होता है? परिभाषा सभी लोग जानते हैं। अनुप्रास एक प्रकार का शब्दालंकार होता है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है? एक वर्ण जब बार बार आवृत्ति होती है, एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अनुप्रास अलंकार एक शब्द अलंकार होता है। सभी का आंसर बिल्कुल सही आया। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है चौथा, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जमीन, ऐसी जमीन जिसमें कुछ पैदा ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सभी को आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। तो उसे ऊसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? ऊसर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। तो प्रत्येक शब्द क्या होता है? प्रति प्लस एक। प्रति प्लस एक। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रति प्लस एक। और प्रत्येक में कौन सी संधि होती है? कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो आप क्या बताएंगे? तो दोस्तों, प्रत्येक में यड़ संधि होती है। कौन सी संधि होती है? यड़ संधि। सबका बिल्कुल सही आंसर आया है। कौन सी संधि होती है? यड़ संधि। तो अगला प्रश्न देखिएगा। सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्य प्लस उदय अर्थात सूर्योदय। तो सूर्योदय में दोस्तों होती है गुण संधि। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सूर्योदय में गुण संधि होती है। सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा। अगला प्रश्न देखिएगा। 7 नंबर, शुद्ध वाक्य छाटिए। मैंने कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं, मेरे को कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनना है। तो इसमें बिल्कुल सही जो है मुझे कपड़े, सभी लोग कहते हैं मुझे कपड़े पहनने हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा? सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी। तो मुझे कपड़े पहनने हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए। मुहावरा है चारा फेंकना। तो चारा फेंकने का मतलब होता है, इसमें से ऑप्शन दिया गया, पहला भ्रमित करना, दूसरा है प्रलोभन देना, पशु को घास देना, सिर से गठरी उतारना। तो चारा फेंकने का जो सही मुहावरा है दोस्तों, कहते नहीं चारा फेंक दो, किसी को चारा फेंकने का मतलब प्रलोभन देना, यानी कि लालच देना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सभी का आंसर बिल्कुल सही आया। अगला प्रश्न देखिएगा। वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द क्या है? तो वे सज्जन पुरुष कौन है? तो यहाँ पर पुरुष शब्द जो है बिल्कुल अनावश्यक है। क्यों है? क्योंकि सज्जन में जन पुरुषवाची पहले से ही है। सज्जन जो है वो अपने आप को इंडिकेट कर रहा है कि इस जन से किसी मनुष्य से डिनोटेड है। तो इसका हम ये भी कह सकते हैं वे सज्जन कौन है। तो यहाँ पर पुरुष जो है अनावश्यक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार दोस्तों हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। सबका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है 10 के बाद आएगा 11 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न है 11। निम्नलिखित में से पा वर्ग का व्यंजन नहीं है। तो आपने वर्ग पढ़े होंगे, 5 वर्ग होते, का, चा, टा, ता, प। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। पा वर्ग में क्या आ जाएगा?
पा, फा, बा, भा, मा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ये या जो है या ये नहीं होगा इसमें। तो या जो होगा ये आपका क्या नहीं होगा? ये पा वर्ग का व्यंजन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, कौन सा शब्द व्यंजन संयुक्त व्यंजन है? कौन सा शब्द संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है दो वर्णों से मिलके बना हो। तो यहाँ पर देखो ज्ञा भी बना है और छा क्षेत्री भी संयुक्त व्यंजन होता है और धा जो है ये भी धा ये भी संयुक्त व्यंजन, लेकिन घा जो है घा ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सबने सही आंसर दिया। लक्षणा है, तो लक्षणा क्या है? ऑप्शन दिया गया शब्द शक्ति, शब्द सामर्थ्य, अर्थ शक्ति, अर्थ गुण। तो लक्षणा जो होता है, लक्षणा शब्द शक्ति है। लक्षणा क्या है दोस्तों? शब्द शक्ति। शब्द की तीन शक्तियां होती हैं। शब्द की कौन सी कितनी शक्तियां होती हैं दोस्तों? तीन शक्तियां। कौन कौन सी? अभिधा, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो याद रखेंगे आप, शब्द की तीन शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो इस प्रकार से लक्षणा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी कि लक्षणा जो है इसका ये शब्द शक्ति है। कौन सा है? शब्द शक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रेमचंद का देवावसान कब हुआ था? यानी कि प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? तो प्रेमचंद की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों 1936 ईस्वी में हुई थी। सबका आंसर बिल्कुल सही है। प्रेमचंद की मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा, तुरंग शब्द का अर्थ होता है। तुरंग शब्द का अर्थ होता है, तुरंग क्या होता है? तुरंग तो सभी लोग जानते होंगे। तुरंग का मतलब होता है बाजी, गोटक, तुरंग, ये सब घोड़ा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो घोड़ा शब्द का पर्यायवाची जो होता है वो तुरंग होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, सही शब्द छांटिए। अनिष्ट, 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 अनिष्ट। तो अनिष्ट जो है इसका सही जो शुद्ध वर्तनी है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, अनिष्ट। तो याद रखेंगे अनिष्ट की शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनिष्ट। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्यायवाची, कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है? मक्खन। तो मक्खन का पर्यायवाची जो होता है दोस्तों वो होता है नवनीत। क्या होता है दोस्तों? नवनीत। तो याद रखेंगे मक्खन का पर्यायवाची होता है नवनीत। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो देखिए ये जो है हमारा डंडा सा है ये पूर्ण विराम होता है, क्वेश्चन मार्क जानते प्रश्नवाचक होता है, और ये जो लास्ट वाला है इसे कहते हैं हम अर्धविराम। कौन सा कहते हैं? अर्धविराम। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा सभी को पता होना चाहिए। हिंदी भाषा जो होती है वो देवनागरी होती है। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो दोस्तों देवनागरी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सबका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोहे की दूसरी एवं चौथी पंक्तियों में मात्राओं की संख्या क्या होती है? तो दोहा छंद क्या होता है सभी को पता होना चाहिए। दोहे छंद में प्रथम, पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती तथा दूसरी और चौथी पंक्तियों में मात्राओं की संख्या 11-11 होती। पहली और तीसरी में कितनी? 13-13, और दूसरी और चौथी में कितनी 11-11। तो सबका सही आंसर आ रहा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 21, क्या है? इनमें से किस कवि ने भ्रमर गीत प्रसंग को अपनी रचनाओं में स्थान नहीं दिया है? इनमें से किस कवि ने भ्रमर गीत प्रसंग को अपनी रचनाओं में स्थान नहीं दिया है? तो एक ऑप्शन है इसमें रसखान। रसखान ने अपनी जो कविताएं हैं यानी कि रचनाएं हैं उनमें भ्रमर गीत प्रसंग को स्थान नहीं दिया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं सूरदास की। तो सूरदास ने एक इनकी रचना है, वैसे सूरसागर, सूरावली, तो ये सभी इनकी रचनाएं हैं। तो सूरदास की एक रचना है जो सूरसागर, उसमें इन्होंने भ्रमर गीत प्रसंग को दर्शाया है। ठीक है। रत्नाकर की बात करें, इन्होंने इनकी एक रचना है उद्धव शतक, इन्होंने उसमें भ्रमर गीत प्रसंग को दर्शाया है। नंददास की बात करें, नंददास की एक रचना है भंवर गीत,
तो भंवर गीत में इन्होंने ये तीनों ने क्या है, भ्रमर गीत में, भंवर गीत में इन्होंने अपना भ्रमर गीत संगीत को, प्रसंग को दर्शाया। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए जो है रसखान ने अपने रचनाओं में भ्रमर गीत प्रसंग को नहीं दर्शाया है। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से किस वाक्य की क्रिया सकर्मक है। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है दोस्तों जिसमें कर्म होना चाहिए, जिसपे क्रिया जो है कर्म पर निर्भर करे। जैसे पहला लिखा है रमेश का आचरण अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, क्योंकि किसका आचरण अच्छा नहीं, तो रमेश पे आ रहा है, तो ये कर्ता पर आ रहा है, तो यहाँ पर कर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह रात भर जागता रहा, कौन जागता रहा, वह, तो ये भी कौन सा है, कर्ता कारक है, यानी कि यहाँ पर भी सकर्मक कर्म नहीं है। आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित हुआ, कौन सा समाचार, क्या प्रसारित हुआ, समाचार पत्र, तो ये कर्म है, तो यहाँ पर कौन सा कर्म हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर समाचार जो है वो कर्म का रूप धारण किए है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सबका बिल्कुल सही आंसर आया। अब अगला प्रश्न देखिएगा 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है दिग्भ्रम, ऑप्शन नंबर बी है दिग्भ्रमित, ऑप्शन नंबर सी है दिग्भ्रांत, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उद्भ्रांति। तो यहाँ पर विशेषण जो नहीं है, तो पहला ऑप्शन है दिग्भ्रम, दिग्भ्रम विशेषण नहीं है। बकाया जितने भी 3 ऑप्शन है वो सभी क्या है, विशेषण है। तो ठीक है, विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि विशेषण नहीं है। बात करें दिग्भ्रमित, दिग्भ्रांत और उद्भ्रांति, ये सभी क्या है दोस्तों, विशेषण, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द शेष 3 से भिन्न है। तो पहला ऑप्शन है संप्रक्त, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त, तीसरा ऑप्शन है संलग्न, चौथा ऑप्शन है संश्लिष्ट। तो यहाँ पर बात करते हैं संप्रत। संप्रत का मतलब होता है दोस्तों अलग होना, जबकि संयुक्त, संलीन और संश्लिष्ट इन सभी का अर्थ होता है मिलना। तो सीधी सी बात, संयुक्त का और संश्लिष्ट का और संलीन का अर्थ हो गया मिलना, और संप्रत का मतलब होता है अलग होना। तो कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द अरबी फारसी का नहीं है। बहुत पूछा जाता है अरबी फारसी का नहीं है, तुर्की का कौन नहीं है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बात आती है, पहला ऑप्शन है नतीजा, भरपूर, कायम, तहजीब। तो यहाँ पर अरबी फारसी का कौन सा नहीं है, तो भरपूर शब्द जो है दोस्तों वो हिंदी भाषा का शब्द है। भरपूर किसका शब्द है, हिंदी भाषा का, जबकि नतीजा, कायम और तहजीब ये सभी अरबी फारसी के शब्द हैं। तो इनमें से कौन सा शब्द हो जाएगा सही, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, अरबी फारसी का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने हिंदी के 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो इस तरीके से हमने 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये वीडियो हेल्पफुल है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। तो हम डेली एक प्रैक्टिस सेट हिंदी का और इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट जीएस का डेली कराते रहेंगे, तो जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।